ये वीडियोस और क्लिप्स और फोटोज ना ही पाकिस्तान, ईरान, रशिया, यूक्रेन, इजराइल, पैलेस्टीन कहीं से नहीं है, बल्कि ये क्लिप्स हैं इंडिया के उत्तराखंड के हल्द्वानी डिस्ट्रिक्ट की, जहां पर ये दंगे बहुत ज्यादा भड़कते जा रहे हैं। और ये सिचुएशन पिछले कुछ ही दिनों में वहां पर क्रिएट हुई है। रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को उत्तराखंड में लागू कर दिया है और उत्तराखंड पहला ऐसा स्टेट बना है जिसने इंडिपेंडेंस के बाद यूसीसी को फॉलो किया है। पर आखिरकार ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? यूसीसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 44 में मेंशन्ड है, जिसका कहना है कि इंडिया के सभी सिटीजन्स के लिए सेम लॉज होने चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटी और देयर रिलीजन। चाहे वो लोग किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, किसी रिलीजन, किसी कास्ट से, पर उनके पर्सनल लॉज को फॉलो नहीं किया जाएगा, बल्कि सभी रिलीजन और सभी कम्युनिटीज के लोग एक ही लॉ को फॉलो करेंगे। इसका सीधा सा यही मतलब है, वन नेशन वन रूल। यूसीसी सभी पर्सनल लॉज को खत्म करता है और कंट्री के सभी सिटीजन्स के लिए मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, लैंड लॉज, पब्लिक लॉज, सभी तरह के लॉज सिमिलर हों, चाहे वो लोग किसी भी कम्युनिटी या रिलीजन से बिलोंग करते। बट ये तो एक पॉजिटिव चेंज है ना, जिससे कंट्री में एक यूनिटी की सेंस पैदा हुई। पर फिर भी ये लॉ लागू होने के बाद उत्तराखंड में इतने दंगे क्यों भड़कने लगे? आखिर ऐसा उत्तराखंड की यूसीसी में क्या मेंशन है? उत्तराखंड में लागू हुई यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ की फीचर्स हैं। उसमें मेन और वुमेन की मैरिज के लिए एक लीगल एज सर्टिफाई की गई है, यानी कि अब चाइल्ड मैरिजेस वहां पर खत्म हो जाएंगी। वुमेन के लिए एज 18 है और मेन के लिए ये एज 21 है। इस लॉ का कहना है कि सभी मैरिजेस लीगली रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए, उन्हें कोर्ट में रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कोई शादी होने के 60 डेज के अंदर अंदर अपनी मैरिज को रजिस्टर नहीं कराता है तो उसके ऊपर 10,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। और अगर इस रजिस्ट्रेशन के दौरान कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट में लिखाई जाती है या कोई भी फॉल्स सबूत वहाँ पर पेश किया जाता है तो 3 महीने की जेल और 25,000 तक का फाइन लगाया जा सकता है। शादी होने के बाद डिवोर्स सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर्स पर ही हो सकता है। इससे 3 तलाक जैसी चीजें खत्म हो जाएंगी और ये विमेन के लिए और विमेन की लाइफ की सेफ्टी के लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन है। लेकिन अगर कोई बिना कोर्ट के ऑर्डर्स के डाइवोर्स देता है तो उसे 3 साल की जेल हो सकती है। और डाइवोर्स के साथ साथ मैरिज के लिए भी यूसीसी ने कुछ नॉर्म्स बनाए हैं। अगर कोई यूसीसी के नॉर्म्स के बाहर जाकर और उन्हें फॉलो ना करके कोई शादी करता है तो वो भी एक पनिशेबल ऑफेंस है, जिसमें 6 महीने की जेल और 50,000 तक का फाइन लग सकता है। यूसीसी ने थोड़ा सा मॉडर्निज्म को भी अपनाया है और लिव इन रिलेशनशिप्स को लीगल रिकॉग्निशन देने की भी बात की है। पर लिव इन रिलेशनशिप्स को रजिस्टर कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले दोनों पार्टनर्स अनमैरिड होने चाहिए। और यहाँ तक अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते समय कोई कपल किसी बेबी को बर्थ देता है तो उनके बच्चों को भी लीगल रिकॉग्निशन दिया जाएगा और उन्हें सेफ्टी राइट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए कोई मैन विमेन को छोड़कर भागता है तो उस विमेन की मेंटेनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उस मैन पर रहेगी। यूसीसी के अंडर मेन और विमेन को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दिए जाएंगे और यहाँ तक कि सन और डॉटर के लिए भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। पॉलीगैमी को इसके अंडर अबॉलिश कर दिया गया है। पॉलीगैमी का मतलब होता है कि एक मैन बहुत सारी विमेन से शादी कर सकता है, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नहीं लिखा था। पर कुछ रिलीजन्स में इसे फॉलो किया जाता है, लेकिन अब इसे लीगल नहीं माना जाएगा। ये सभी रूल्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एलजीबीटी कम्युनिटी के लोगों पर लागू नहीं होते। इस यूसीसी के अंडर बहुत सारे एक्शंस को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, जैसे कि चाइल्ड मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, मैनी मैरिजेस, नॉन रजिस्टर्ड मैरिजेस, डिसॉल्विंग मैरिजेस विदाउट कोर्ट ऑर्डर। पर हर जगह यही कहा जा रहा है कि सिर्फ यूसीसी के लागू करने की वजह से ही उत्तराखंड में इतने सारे रायट्स हो रहे हैं, जहाँ पर 100 से भी ज्यादा पुलिस ऑफिसर्स को मारा गया, उनकी जान तक गई, पुलिस स्टेशंस को जला तक दिया गया। यूसीसी लागू होने के साथ साथ उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर्स दिए थे कि उत्तराखंड में कहीं भी अगर लैंड एनक्रोचमेंट हो रहा है, अगर कोई भी गवर्नमेंट की किसी भी लैंड को या किसी भी एसेट को इलीगली उस पर कब्जा किए हुए है तो उस सभी लैंड को छुड़ा लिया जाए। और इसे एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव का नाम दिया। और इस एनक्रोचमेंट एरिया के अंदर एक मदरसा और एक मस्जिद है, जिन्हें वहाँ से हटाने के लिए तोड़ने के ऑर्डर्स दिए। जनवरी 2023 में भी कुछ ऐसे ही प्रोटेस्ट हल्द्वानी में हो रहे थे और तब भी इसकी वजह एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव ही थी, जहाँ पर गवर्नमेंट ने 50,000 से भी ज्यादा लोगों को एक लीगल नोटिस भिजवाया कि वो जिस एरिया पर रह रहे हैं वो इंडियन रेलवेज की लैंड है और वो लोग वहाँ पर इलीगली रह रहे हैं और उसे खाली कर दिया जाए। और उन 50,000 लोगों में से मोस्टली लोग मुस्लिम थे। तब भी इस एनक्रोचमेंट ड्राइव को रोकने के लिए वहाँ पर प्रोटेस्ट हुए और दंगे भड़के। पर उस समय तो कोर्ट ने इन सारे डिमोलिशंस पर स्टे लगा दिया था। ऐसा ही हुआ कुछ इस बार भी, जब इस एनक्रोचमेंट ड्राइव के चलते
मॉस्क और मदरसे को नोटिस भेजा गया, पर फिर भी वहाँ पर कोई एक्शन नहीं हुआ और उन लोगों ने इस चीज पर कोई ध्यान नहीं। क्या अब जुडिशरी और कोर्ट इतने छोटे हो गए हैं? और क्या अब जुडिशरी और कोर्ट को इंडिया में सुप्रीम नहीं माना जाएगा? क्या अब कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी? क्या अब कॉन्स्टिट्यूशन भी इंडिया में सुप्रीम नहीं? और जबकि ये मस्जिद और ये मदरसा वहाँ पर लीगली रजिस्टर्ड नहीं थे और ये गवर्नमेंट की लैंड पर इलीगली बनाए गए। क्या ये प्रोटेस्ट उस मस्जिद के लिए है या यूसीसी के नॉर्म्स को अपोज करने के लिए, जिसमें इतने लोगों की जाने जा चुकी है, जहाँ उस स्ट्रक्चर को तोड़ने के समय लोग वहाँ पर पत्थरबाजी करना शुरू कर देते हैं, जहाँ प्रोटेस्ट के चलते पुलिस स्टेशन तक को जला दिया गया है और वायलेंस अपने पीक पर पहुंच गई। क्या सिर्फ एक लॉ के पास होने से इतना अनपीसफुल एनवायरनमेंट और इतनी वायलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है? क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट जाना इतना जरूरी है? क्या अब इंडिया सेक्युलर नहीं है जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा और अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल को फॉलो करे? क्या अब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली यूसीसी को फॉलो नहीं किया जाना चाहिए? और इन प्रोटेस्ट के जवाब में उत्तराखंड की मुस्लिम कम्युनिटी यूसीसी के नॉर्म्स को ना फॉलो करने की बात क्यों कर रही है? क्या ये प्रोटेस्ट मॉस्क और मदरसे के डिमोलिशन के अगेंस्ट है, यूसीसी के लागू होने के अगेंस्ट? क्योंकि मुस्लिम्स अपने अलग मैरिज लॉज, अपने अलग एक्ट्स और अपने शारिया लॉज को फॉलो करते हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से काफी ज्यादा अलग और अपोजिट, और उसी आइडेंटिटी को बचाने के लिए इस तरह के जवाब दिए जा रहे हैं। क्या उसी आइडेंटिटी को बचाने के लिए ही इस तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं? और यूसीसी की वजह से तो बहुत सारे लोगों की लाइफ सिक्योर हो रही है और उन्हें बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स मिल रहे हैं। जहाँ इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप्स को ठीक ही नहीं माना जाता था, एथिकल ही नहीं माना जाता था, वहाँ कोर्ट ही और गवर्नमेंट ही उन रिलेशनशिप्स को लीगल रिकॉग्निशन दे रही है। जहाँ पर मैरिजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए लीगल सिस्टम को इतना ज्यादा स्मूथ बना दिया जा रहा है, जहाँ पर विमेन सेफ्टी और विमेन की लाइफ को भी प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, जहाँ पर जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर 3 तलाक जैसी मुद्दों को खत्म ही कर दिया जा रहा है, जिससे विमेन की लाइफ बहुत ज्यादा सिक्योर हो रही है। क्या ऐसे अच्छे चेंजेस के लिए भी इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाना ठीक है? और आखिरकार लॉज तो हर कम्युनिटी के लिए चेंज हो रहे हैं, तो एक ही तरफ से इतनी ज्यादा वायलेंस क्यों? क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाना ठीक है? क्या रिलीजियस आइडेंटिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाना ठीक है? अब आप लोग ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या पूरे इंडिया में यूसीसी को लागू कर देना चाहिए या नहीं? और अगर यूसीसी पूरे इंडिया में लागू कर दिया जाए तो क्या तब भी इससे भयानक प्रोटेस्ट पूरे देश में चले? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।